अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा जियोग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसकी शेप के ऊपर बातें करेंगे। इसकी जर्नल और फैक्चुअल बातें आप अपनी किताब के अंदर से पढ़ सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, इसकी रोटेशन की वजह से इक्वेटोरियल बल्ज जनाब ना पैदा हो गया है। इसका जो इसलिए आप देखते हैं कि जो इक्वेटर है उसका वो ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर वाइड है एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। तो हम आज इस किस्म की इसके ऊपर बातें करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ के ऊपर जनाब ना क्वेश्चन आता भी है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, इस पे हमारी आज की मेन डिस्कशन होगी। और ये पूरी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ की डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही होगी। सबसे पहले अगर हम इसकी शेप देखें तो हमें पहले जनाब ना ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल फ्लैट है और इसके सराउंडिंग में जनाब ना पानी मौजूद है। तो मतलब इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द वाटर एवरीवेयर। अब इसका मतलब ये था कि आपको ना ज़मीन के जिस भी टुकड़े के बाद वो चीज़ नज़र आती थी, तो पानी नज़र आता था, तो लोगों ने ये फ़र्ज़ करना शुरू कर दिया। ये पहला आइडिया था, इट वॉज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट है और इसके अराउंड जनाब अली ना पानी मौजूद है। मगर इंडीड इट वाज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बाद में जनाब ने ये प्रूव किया गया कि ज़मीन फ़्लैट नहीं है बल्कि गोल है। और इसको ये साबित करने के लिए पुर्तगाल के एक जनाब अली ने बड़े इम्पोर्टेंट बंदे सेलर फर्डिनांड मैगलन ने ये जनाब ने ये बात प्रूव की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को कैसे प्रूव किया है, उनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से था और उन्होंने ना ये सफ़र करना अपना बेसिकली शुरू कर दिया और उनका सफ़र बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर, इस सफ़र को करते करते उन्होंने कई साल लगा दिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि ज़मीन जो है ना वो फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है। और ये उन्होंने कैसे जनाब अली ने सफ़र किया, उन्होंने यूरोप से अपना सफ़र स्टार्ट किया और वो वेस्ट की तरफ निकलना शुरू हो गए और वो मूव करते गए, अपने वेस्ट की तरफ मूव करते गए। तो उनको कई सालों के बाद जाकर उन्होंने देखा कि वो यूरोप से, एशिया से होते हुए दोबारा यूरोप के अंदर पहुंच गए हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर कई सालों के सफ़र के बाद भी दोबारा मैं यूरोप में पहुंच गया हूं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ज़मीन जो है ना वो गोल है, वो फ्लैट नहीं है। अगर ये ऐसा ना होता, गोल ना होती, तो मैं कभी भी वापस यूरोप ना पहुंचता। आप सोचें कि यहाँ से यूरोप है, तो पूरी दुनिया को घूम घूम के वापस से होते हुए जनाब रीना एशिया से होते हुए दोबारा अगर यूरोप में पहुँच जाते हैं, इसका मतलब तो यही बनता है ना कि भाई जो ज़मीन है ना वो फ्लैट नहीं है। क्योंकि अगर ये फ्लैट होती तो वापस वो उसी पॉइंट के ऊपर, उसी जगह के ऊपर वापस, चाहे उनको कितने भी साल लग जाते, वो ना पहुंच पाते। इस पूरे सफ़र से उन्होंने इस एक बात को कंफर्म कर दी कि ज़मीन की जो शक्ल है, जो शेप है, वो फ्लैट नहीं है। ये पानी जनाब अलीना ज़रूर मौजूद है इसकी सरफेस के ऊपर, मगर ये जो पानी है इसके फ्लैटनेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो बिल्कुल जनाब अलीना गोल एक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमारी बात हो, तो हम अगर देखें तो ये इंटरनली जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली आप दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है फिज़िकल क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा, क्रस्ट है, मेंटल है, उसके बाद जनाब अली अपना कोर है, उसके बाद आपने एस्थीनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इन चीज़ों के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो आप इस डायग्राम के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ उसने केमिकल कंपोजिशन दी हुई है अर्थ की और एक तरफ फिज़िकल लेयरिंग दी हुई है। फिज़िकली अगर आप देखें तो उसने बताया वह सबसे बाहर वाली साइड के ऊपर जनाब ना लिथोस्फेयर होती है, उसके बाद 350 किलोमीटर तक एस्थीनोस्फेयर जाती है, दैन 2000 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर जाती है और आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप राइट साइड पे देखें तो उसने कहा है कि सबसे बाहर वाली साइड के ऊपर क्रस्ट है जो कि 5 to 70 किलोमीटर थिक, जिसकी थिकनेस है। उसके बाद मेंटल है, फिर जनाब एरिना कोर है। ये आप अर्थ को बेसिकली डिवाइड करते हैं केमिकल कंपोजिशन की वजह से, आप इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड करते हैं, मगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आप इसको एस्थीनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर और उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर के अंदर डिवाइड करते हैं।
अच्छा जी। अब हर एक का जो स्ट्रक्चर है ना, फिजिकल नेचर है, वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप जो जिस सरफेस के ऊपर रहते हैं वो सॉलिड है, उसके बाद मेसोस्फीयर को भी सॉलिड समझा जाता है, फिर आउटर कोर लिक्विड है, और फिर इनर कोर को भी जनाब अली ना सॉलिड समझा जाता है। तो ये इस किस्म का इसका अंदर से स्ट्रक्चर है। अब अगर आप गौर करें ना, केमिकल आपने नेचर देख ली, इसकी फ़िज़िकल नेचर देख ली कि जनाब किस तरह जनाब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ़िज़िकल, अब इसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर मौजूद है। अब वो क्रस्ट, मेंटल और कोर की सूरत हाल से है। मगर अगर आपको ये प्रूव करना पड़े कि जनाब ये किस तरह ये बातें प्रूव हो रही हैं कि वाकई इसका अंदर से स्ट्रक्चर इस किस्म का है या नहीं है, तो फिर जनाब अली ना इसको साबित करने के लिए हमारे पास ना रॉक सैंपल होता है। आप रॉक सैंपल से ये चेक करते हो कि जनाब ना वो मुख्तलिफ़ जगहों से आप रॉक्स लेते हो, तो वो कई जगह से लाइट हैं, किसी जगह पे जनाब अली ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, किसी जगह किसी रॉक की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है। तो इससे आपको पता चलता है कि यार इसके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं फ़र्क है। मगर जो थर्ड चीज़ वो है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव वाला जो वो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चलता है कि वाकई जनाब ना जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो अंदर से सॉलिड लिक्विड इस तरह का है। आप फ़र्ज़ करें एपी सेंटर 0 डिग्री के ऊपर है, और जहाँ जब यहाँ से अर्थ को एक आएगा ना, तो यहाँ से दो किस्म की वेव्स निकलेंगी। वो जनाब ना सरफेस वेव होंगी और एक बॉडी वेव होंगी। जो बॉडी वेव है ना, वो इसकी ज़मीन के अंदर से जनाब ना गुजरेंगी। वो जो उसको आप क्लासीफाई कर देते हैं पी वेव्स में और एस वेव्स में। जो पी वेव्स हैं वो प्राइमरी वेव्स हैं, जो एस वेव्स हैं वो सेकेंडरी वेव्स हैं। अब जो पी वेव्स हैं वो कहता है 105 डिग्री तक तो आपको दोनों वेव्स मिलती है, मगर 105 से लेकर 140 तक आपको नहीं मिलती दोनों वेव्स, बल्कि आपको जनाब अली ना कोई भी वेव उसके अंदर यहाँ तक नहीं मिलती। ना आपको यहाँ पे पी वेव मिलती है 105 से लेकर 140 तक, ना आपको यहाँ पे ना एस वेव, वो दरमियान में किधर चलेगी। लेकिन अब 140 के बाद देखते हो कि आपको एस वेव तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, मगर पी वेव्स मिलती हैं। अब आपको वो वाइट लाइंस नज़र आ रही होंगी, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई हैं। ये रिफ्रैक्शन ये जाहिर करती है कि जब भी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है ना, तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। सो जैसे ही उसने जनाब अली ना लिक्विड आउटर कोर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर वो सॉलिड के ऊपर गई, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर उन्होंने दोनों को दोबारा क्रॉस किया, तो रिफ्रैक्शन के बाद उसको वो 105 से लेकर 140 तक तो कोई भी न नज़र आई, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया था, केमिकल उसकी वो फिजिकल नेचर जो है ना वो चेंज हो गई थी। मगर 140 से ऑनवर्ड्स आपको पी वेव्स नज़र आती। इसका मतलब ये है कि पी वेव्स के पास इतनी काबिलियत थी कि वो उस मटेरियल को फिजिकली क्रॉस कर पाती, मगर एस वेव्स के पास इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो क्रॉस ही नहीं कर पाई। अच्छा, इस सीज़मिक वेव की इन बॉडी वेव्स की नेचर की वजह से, सीज़मिक वेव मैंने आपको बताया कि बॉडी वेव होती हैं और सरफेस वेव होती है। जो बॉडी वेव के हम उसकी बात कर रहे हैं, ये पी और एस वेव बेसिकली बॉडी वेव्स हैं। इनकी जो ये मूवमेंट है, इनकी जो ये स्प्रेड है, इनका जो 140 के बाद नज़र आना है, ये जाहिर करता है कि ज़मीन के अंदर वाली साइड के ऊपर किसी न किसी तरीके से जो केमिकल या फिज़िकल नेचर है ना पूरे के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर की, वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। वो जब मीडियम चेंज होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है इसीलिए जितनी भी वेव्स हैं वो अपना रास्ता बदलती हैं। क्यों, अगर वो मीडियम चेंज ना होता तो किसी भी सूरत में वो जो 105 से लेकर 140 तक जो वेव्स हैं ना वो हमें नॉर्मली मिलती, मगर वो क्यों रिफ्रैक्ट हो गई, क्यों गायब हो गई। एस वेव के पास तो इतनी काबिलियत ही कोई नहीं थी कि वो मीडियम जब चेंज हो तो उसमें से गुजर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी ज़ाया कर चुकी थी, मगर पी वेव हमें मिलती है। तो ये साबित होता है कि ज़मीन का अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो किसी हद तक इस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, इस तरह का है। आई होप कि आपको इन तमाम बातों की बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, सिस्मिक वेव का पता चल गया होगा। उसके बाद आपने डेंसिटी देखते हैं तो ज़मीन की जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब समझी जाती है, जबकि इंटरनली जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा भारी हैं। सरफेस के ऊपर जो डेंसिटी है वो कम है। तो हम ये रिज़ल्ट ओवरऑल ये निकालते हैं कि ज़मीन का अंदर वाला स्ट्रक्चर भारी है, बाहर जनाब ना ये हल्की होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।